इसको बोलेंगे अवकलनीयता। देखिए, जो हम अवकलन करते हैं 12th क्लास में, उसके लिए पहले तुम्हें 11th क्लास में जाना पड़ेगा। 11th क्लास से मतलब 11th क्लास में जो तुमने अवकलन किया था, तो उसके अंदर क्या करते थे हम? हमारे पास दो तरीके होते थे। एक होता था कि आप मेथड चेक करेंगे क्या होता था, ठीक है। और बेटा आज के बाद कोई क्लास मिस ना हो जाए। अब अगले 2 महीने एक दूसरे के डिपेंड होकर टॉपिक चलेंगे, ठीक है। ये मैं तुम्हें पहले ही बता देगा। और एक तरफ क्या होते थे इसके फॉर्मूले, ठीक है। 11th क्लास में चलते हैं, तो तुम लोग याद करो, अवकलन के लिए आप लोग क्या लिखा करते थे? डी बाई डी। याद आ रहा थोड़ा सा, मेमोरी थोड़ी ताजा हो रही होगी। और वहां लिखते थे के एफ एक्स। अगर अवकलन किसी फंक्शन का आप कर रहे हो और वहां कांस्टेंट आ गया, तो क्या होता था वहां पर? कांस्टेंट वहां, और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ f1 एक्स प्लस माइनस f2 एक्स। अगर दो फंक्शनों का प्लस या माइनस होता था, तो वहां आप लोग क्या करते थे भाई? दोनों पे अलग अलग डी बाई डी एक्स ऑफ f1 एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ f2 एक्स। याद आ रहा कुछ? तीसरा एक और मेथड होता था वहां, डी बाई डी एक्स ऑफ f1 एक्स f2 एक्स, दो फलनों की गुणा। तो इसके लिए आप लोग क्या करते थे? पहला फलन जुका तू, दूसरे का अवकलन, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ f2 एक्स। ऐसे करते थे ना, प्लस। इस बार दूसरा फलन जुका तू f2 एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ f2। ये होता था तीसरा मेथड। थोड़ा सा याद करो 11th से। उसके बाद हमारे पास एक चौथा मेथड भी होता था। चौथा जो मेथड था वो क्या था? डी बाई डी एक्स ऑफ f1 एक्स अपॉन f2 एक्स, यानी दो फलनों का भागफल। तो ऐसी कंडीशन में हम हर का होल स्क्वायर करते थे। याद आ रहा है सभी के? फिर हर आप जुका तो रखते थे f2 एक्स अंश का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस इस बार न्यूमिनेटर एज इट इज यानी अंश, और डी बाई डी एक्स ऑफ f2 एक्स। क्लियर है? सारे मेथड अगर फेल हो जाए तो एक मेथड होता था फिर चेन। तो सारे रूल आप लोगों को याद है। उसके बाद थोड़े से फॉर्मूले भी थे, एक आध में लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग 11th की याद करेंगे 11th की बुक से। मैं तो क्वेश्चन करने सिखाऊंगा सीधे। वहां पहला फॉर्मूला होता था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वन हुआ करता था। याद आ रहा ना कुछ? उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। और बेटा मैं उम्मीद करूंगा कल आप फॉर्मूले याद करेंगे। फॉर्मुलेशन होगा पहले मैं फिर पढ़ाऊंगा। उसके बाद होता था डी बाई डी एक्स ऑफ log x और अपॉन x, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, e की पावर होता था ना फॉर्मूले, याद है थोड़े बहुत? फिर क्या होता था? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x का क्या होता था? cos x का क्या होता था? माइनस साइन x। टेन x का क्या होता था? सेक स्क्वायर x। कोट x का क्या होता था? माइनस कोसेक स्क्वायर। याद आ रहा कुछ? सेक एक्स का क्या होता था दीपक? सेक एक्स टेन एक्स। याद है? सेक एक्स के बाद कोसेक एक्स का क्या होता था? माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स। ठीक है। तो बेटा मैं तुम सबसे उम्मीद करूंगा, मैंने 5 मिनट का समय जो लगाया है ये, कि आप लोग फॉर्मूले सारे 11th की किताब से याद कर लें। ओके। तो अब हम 11th के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर 12th के शुरू करते हैं तुरंत एकदम। जैसे एक क्वेश्चन आता था y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस log x प्लस साइन x। ये 11th का क्वेश्चन। और आपको कहा जाए कि आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो हमने क्या लिखा यहाँ? dy बाई dx। तो आप एक लाइन लिखते थे यहाँ कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करने का जो होता था तरीका वो क्या? कि दोनों तरफ d अपॉन dx की मल्टीप्लाई।
तो इधर डी अपॉन डी एक्स की मल्टीप्लाई करी तो y गुणा में पहले से ही था, लग गया dy बाई डी एक्स हो गया। और इसका मतलब भी आपको समझाया जाता था, जो नीचे लिखा है इसके सापेक्ष जो ऊपर है dy के उसका अवकलन होता था। ठीक है बेटा, अगर किसी ने 11th में नहीं पढ़ा तो 11th की किताब निकाल के एक बार कर लेना इसको, और नहीं तो दिक्कत आएगी अवकलन में, समझ लो पहले। तो हम यहाँ अवकलन करते थे तो इधर भी क्या डी बाई डी एक्स को मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, लोग बता रहा हूँ थोड़ा, log x प्लस साइन एक्स। अगली लाइन में तो पहले हम यूज करते हैं मेथड का। तो मेथड क्या कहता है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शन आपके प्लस में है, तो अभी बताया था मेथड, सब पे डी बाई डी एक्स अलग अलग लग जाएगा ना, सब पे डी बाई डी एक्स अलग अलग लग जाएगा, हर पाल यहाँ आएगा सबसे आगे। तो ये आया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 और डी बाई डी एक्स ऑफ log x और डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे ही करते थे। अब आप फॉर्मूले ऑपरेट कर दो, तो फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग x की पावर 5 में कौन सा फॉर्मूला लगा, x की पावर n। तो x की पावर n का क्या होता है 5x की पावर 5 माइनस 1। log x का क्या होता है 1/x, sin x का क्या होता है cos x। दिस इज द आंसर। ये मैंने 11th का पूरा आपको एक बार रिवाइज करा दिया। ठीक है बेटा, अब तुम अभी भी अगर 11वीं किताब खोल के नहीं देखोगे, ज्यादा नहीं, प्रत्येक एक्सरसाइज के 2-2 क्वेश्चन करके लाने हैं 11वीं, कंपल्सरी है सभी के लिए। ठीक है, 11वीं में 4-5 एक्सरसाइज है, चारों पांचों के 2-2 क्वेश्चन। ठीक है, और कॉपी कर लेके आए। अब हम चलते हैं 12वीं में। ये तो था हमारा 11वीं का मटेरियल। अब हम चलते हैं 12वीं क्लास में। 12वीं क्लास का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, cos x स्क्वायर प्लस 5 कि इसका अवकलन कीजिए। ओके, तो अवकलन करने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है, आप एक लाइन लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने। जब आप x के सापेक्ष अवकलन करते हो तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया मैंने आपको, d अपॉन डी एक्स की गुणा। तो dy अपॉन डी एक्स, यहां आया dy डी एक्स ऑफ cos x स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद अकॉर्डिंग टू 11 पहले मेथड चेक करते हैं। तो मेथड में दो फलन प्लस में, गुणा में, माइनस में, भाग में तभी तो लगता है। तो क्या यहाँ दो फलन है, यहाँ एक ही फलन है, क्योंकि ये कोस का एंगल है, ये कोस का एंगल है, तो पूरा का पूरा एक ही फलन है। तो ऐसे आप लोग दिमाग में एनालाइज करके तब अवकलन करेंगे। समझ गए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल चुका तुम्हारा और इंटरेस्टिंग भी साथ साथ। तो मैं आपको बता रहा था cos x स्क्वायर प्लस 5 इज ए सिंगल फंक्शन, ये आपका सिंगल फलन है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे मेथड फेल हो गए। जब सारे मेथड फेल हो जाए फिर क्या लगता है, चेन रूल। ठीक है, और चेन रूल भी किस कारण से लगता है भाई, जब हम फॉर्मूला पे देखेंगे, भाई मेथड तो हम चेक कर चुके, जब फॉर्मूले पे देखेंगे तो फॉर्मूला cos x का ही तो होता है, cos x स्क्वायर प्लस 5 का तो मैंने कोई फॉर्मूला लिखा है। तो चेन रूल कहता है कि जब आपको फॉर्मूले लगाने में दिक्कत होने लगे, ठीक है, फंक्शन का जो पार्ट आपको परेशानी पैदा करे फॉर्मूले लगाने में, उस पार्ट को आप थोड़ी देर के लिए x बोला था ऐसा। तो अगर यहाँ x होता तो ये फॉर्मूला कहेगा बन जाता है पाल cos x बनता ना। तो पीछे मत बैठा भाई, सभी लोग कोशिश करा तो आगे बैठने, चाहे एक आध चेयर और लगा लो बगल में। तो मैंने आपको बताया कि आप x स्क्वायर प्लस 5 को थोड़ी देर के लिए आप क्या माने, मन में x मान लिया। तो अब ये cos x स्क्वायर प्लस 5 नहीं है, क्या है अब ये cos x, और cos x का फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन x, x मीन्स x स्क्वायर प्लस 5। अब चेन रूल कहता है जिसको आपने x माना अपनी सुविधा के लिए थोड़ी देर के लिए, उसका आप फिर से अवकलन करेंगे और गुणा में। तो ये मैंने गुणा का डॉट लगा दिया और यहाँ लिखा डी बाई डी एक्स, और जिसको आपने x माना था उसका फिर से अवकलन। तो जैसे डी बाई डी एक्स लग जाए तो तुरंत सारे मेथड पुराने रिकॉल हो जाएंगे, तुरंत आप चेक करेंगे मेथड। तो मेथड के अकॉर्डिंग क्या दो फंक्शन प्लस में दिखाई दे रहे, तो दोनों का अलग अलग अवकलन होगा। ये हो चुका, जो हो चुका उसको तो बार बार एज इट इज उतारेंगे।
तो जो हो चुका इसको हमने एज इट इज लिखा माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। समझ आ रही है सबको? और दो फंक्शन प्लस में है तो दोनों को एक ब्रैकेट में रख के दोनों पे अलग अलग डी बाई डी एक्स लगा, फिर से मतलब सारी चीजें फिर दोबारा पहुंच जाएंगे वही। क्या आ गया यहाँ से? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ 5। फिर से अगली लाइन में पहुंचे, ये एज इट इज उतारा और इसका अवकलन क्या एक्स स्क्वायर। अब तो सिंपल पे पहुंच गए। जब आप सिंपल पे पहुंच जाए तब चेन रूल खत्म होगा, नहीं तो लगता ही रहेगा चेन। तो 2x हो गया इसका और प्लस 5 का अवकलन क्या होगा पाल? प्रकाश 0। क्यों हुआ? क्योंकि अभी भी पढ़ाया था 5 इज कांस्टेंट और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। समझ में आ गई होगी सभी के बाद? ये किसी को कोई दिक्कत परेशानी बताओ भाई? लिखें एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में इसने बोला है सेक tan रूट एक्स। तो सबसे पहले y के इक्वल टू मानेंगे सेक tan रूट एक्स और आपको कहा गया कि आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो बेटा सबसे पहले अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप के लिए आपने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया था आपको? dy बाई dx यानी डी बाई डी एक्स की गुणा। इधर भी हमने डी बाई डी एक्स की गुणा करी तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक tan रूट एक्स। अब अवकलन करने के लिए पूरा माइंड वहीं से। तो पहला क्या होता था तरीका? मेथड देखेंगे। तो मेथड के अकॉर्डिंग दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं आपको कहीं? तो जब दो फंक्शन नहीं दिखाई दे रहे, शुरू के 4 मेथड तो रद्द हो गए। ओके, क्या चलेगा? चेन रूल या फिर सिंपल तरीके से होंगे। अब सिंपल से तो इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि सेक एक्स का फॉर्मूला है, इस पूरे का नहीं होता हमारे पास। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता था? चेन रूल के अकॉर्डिंग फंक्शन के ऐसे पार्ट को आप एक्स मानते हैं थोड़ी देर के लिए जो अवकलन करने में अवरोध पैदा कर रहा हो। तो कौन है ऐसा? tan रूट एक्स को थोड़ी देर के लिए दिमाग में आपने एक्स माना, इट इज सेक एक्स। तो सेक एक्स का फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है सेक एक्स का फॉर्मूला? सेक एक्स tan एक्स। तो इसको आप लिखेंगे सेक एक्स, एक्स मीन्स tan रूट एक्स, tan एक्स तो tan रूट एक्स। मुझे उम्मीद है सबकी समझ आई होगी यहां तक की बात। सेक एक्स इट इज कॉल्ड एक्स, tan एक्स। तो सेक एक्स अरे समझ नहीं आया? तो सेक एक्स का जो फॉर्मूला लगा सेक एक्स tan एक्स। ओके, अब अभी पूरा नहीं हुआ। डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको आपने एक्स माना उसका फिर से अवकलन, ऐसे तो बोला था। तो आपने किसको माना था भाई? tan रूट एक्स। अब tan रूट एक्स का हम फिर से अवकलन करेंगे और ध्यान रहे चेन रूल तब तक लगाएंगे तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। तो बेटा इसको हमने एज इट इज उतार दिया सेक ऑफ tan रूट एक्स tan ऑफ tan रूट एक्स। और इसका अवकलन करने के लिए जहां भी डी बाई डी एक्स लगे वहां फिर से वही पहुंच जाओ वापस। तो जब आप फिर से वही पहुंचेंगे तो भाई दो फंक्शन तो है नहीं यहां भी, लेकिन अवकलन करने में दिक्कत कौन पैदा कर रहा है? रूट एक्स। तो रूट एक्स को थोड़ी देर के लिए आपने क्या माना? एक्स। तो फॉर्मूला कहाँ का बन गया? tan एक्स। तो tan एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, एक्स मीन्स रूट एक्स। अब चेन तो चलती रहेगी जब तक सिंपल तरीके से नहीं होता। तो आप फिर से क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का अवकलन कितनों को पता है? क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। खुद करके देखेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये बात सबकी समझ आ गई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? इसको आप नोट करें फिर इससे आगे
यदि कोई फलन fx x बराबर c पर अवकलनीय है, x बराबर c पर अवकलनीय है, तब LHL इज इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये नया टॉपिक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होती क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h एफ सी प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। ठीक है, h भी तुम जानते हो, c प्लस h सब जानते हो तुम। अब मैं इसका क्वेश्चन बताता हूं तुम्हें। यदि कोई फलन अवकलनीय है, तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा? अवकलनीयता। जैसे वहां सतत था ना, तो ये है अवकलनीयता। तो यदि कोई फंक्शन अवकलनीय है तो ये होगा। देखो बच्चों, एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखो आप इसका। क्वेश्चन नंबर चाहे तो 9 देख लो आप, चाहे 10 देख लो, तुम्हारी मर्जी है भाई। एक मैं बता रहा हूं, तुम लोग गाना करके बताओ। 9 में बताऊं, 10 में बताऊं? 10 में बताना। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में से निकासित कीजिए महत्तम पूर्णांक फंक्शन f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 लेस देन x लेस देन 3, 0 लेस देन x लेस देन 3, x बराबर 1 तथा 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो हमें कहीं पे जांच करनी है इसकी, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर इसकी जांच करनी। तो बच्चों, जांच करने के लिए एक पे जांच करके मैं बता रहा हूं तुम्हें, और दूसरे पे जांच तुम लोग खुद करना। ठीक है भाई? तो एक पे जांच मैं कर रहा हूं, एक पे जांच तुम लोग खुद करना। तो मुझे लगता है कि मैं पहले जांच 1 पे कर दूं या 2 पे करूं? तो मैंने लिखा x बराबर 1 पर जांच करनी। तो बेटा, जांच करने पर क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए? बराबर। तो c की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको? 1। जिस पे जांच करते हो वही तो c होता है। तो आप कहीं पे जांच कर रहे हैं? 1 पर। तो जहां जहां c आ रही वहां क्या रख देंगे आप? 1। यहां भी क्या रख देंगे? 1। यहां भी क्या रख देंगे? 1। यहां भी क्या रख देंगे? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ रहा होगा सभी के। ये कोई दिक्कत परेशानी है? बड़ा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, समझ रहे हो? पहले रफ में करो, फिर फेर में करो। तो ये बात सबकी समझ आ गई। अब लिमिट ऑपरेट करना शुरू करें। तो इसको कितने लोग जानते हैं? कितनों की समझ में ये नहीं आता? ठीक है बेटा, छुट्टी मारने का यही तो होता है फायदा। देखिए, इसका मतलब है कि अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 रखा तो इसका मान कितना होता है? 9। अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर 9.1 रखा, इसका मान भी कितना होता है? 9। अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर 8.9 रखा तो इसका मान कितना हो जाता है? 8। यानी अगर 9 से थोड़ा सा लेफ्ट तरफ को खिसके तो तुरंत 1 नंबर पीछे पहुंच जाएगा। समझ गए? और 9 से आगे आप चले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे तो समझाया था। रखो मान भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f1 प्लस h। f1 प्लस h कितना होगा? भाई फंक्शन तो ये है भाई, फंक्शन fx ये है। तो x के बदले क्या रखूं इसमें मैं? 1 प्लस h। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस h माइनस f1। f1 कितना हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, अरे नहीं समझ में आ रहा? फंक्शन में मानी तो रख रहे हैं और पूरे के अपॉन में h। यहां आओ, लिमिट बोलो बोलो, f1 प्लस h कितना आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1। इस ब्रैकेट को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। समझ में आ गई? जब आप लिमिट ऑपरेट करोगे तो ये क्या है? 0 माइनस,
नहीं है जीरो माइनस। जीरो माइनस का क्या मतलब हुआ कि 1 से h का मान 0 से कम है, तो जब आप h का मान 0 से कम रखोगे तो 1 से पीछे नहीं पहुंच जाएगा ये, और 1 से पीछे पहुंचते तुरंत इसका मान कितना हो जाएगा 0, एक नंबर कम नहीं हो गए। और यहाँ कितना आया माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 1 कितना आ गया आपके पास, नहीं समझे मेरी बात। और यहाँ क्या था आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस। भाई एक नंबर कम करो 1 प्लस एच से, तो 1 नहीं आ जाएगा, 1 लिख दो आप, नो बताओ। नहीं समझ में आई बात भाई। जब मैं 1 प्लस एच में एच का कुछ मान रखता हूं, यहां से एच क्या है नेगेटिव, हल्का सा नेगेटिव है एच, तो हल्का सा नेगेटिव का मतलब 1 से पीछे पहुंच गए, तो 1 से पीछे पहुंचने वाला एक नंबर कम हो गए, एक नंबर कम करो 1 प्लस एच में से, 1 प्लस एच में से आप एक नंबर घटाओ, कितना आ गया 1 प्लस एच में से एक नंबर घटा के, ऐसे लिखो चलो आप 1 प्लस एच माइनस। अब सही है, आगे बढ़ो, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस एच, तो 1 में ही जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाएंगे तो 1 प्लस एच। अब क्लियर है क्या, अभी भी क्लियर नहीं? अरे भाई 9.1 हो गया तो आपने इसको 9 लिखा, और 8.9 है तो आपने 8 नहीं लिखा, तो एक इसमें से घटा दे, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा। तो अब क्या हुआ यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, इधर कितना बच गया आपके पास h, मतलब दोनों बराबर तो नहीं रहे अब, तो ये हमारा क्या है अवकलनीय नहीं। ऐसे आप इनकी जांच करेंगे।